नमस्कार। आप जो देख रहे हैं ये वीडियो यह सामाजिक अध्ययन सीटेट की प्रिपरेशन की है जो कि हिस्ट्री इतिहास के साथ हम चल रहे हैं। ओके, इतिहास के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए इसमें प्राप्त होंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैन तथा बौद्ध धर्म के अनुसार संघ नामक संगठन का तात्पर्य क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, भिक्षुओं के परिवार के पालन पोषण के लिए होता है, या ऑप्शन बी, लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए, ऑप्शन सी, गृह त्यागने वाले व्यक्तियों के लिए, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर की बात करें, जैन तथा बौद्ध के अनुसार संघ नामक संगठन का तात्पर्य ऑप्शन सी, गृह त्यागने वाले व्यक्तियों के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, जैन तथा बौद्ध द्वारा बनाए गए शरण स्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है शरण स्थल को? ऑप्शन ए, शंख कहा जाता है, ऑप्शन बी, यज्ञ कहा जाता है, ऑप्शन सी, कुटी कहा जाता है, या ऑप्शन डी, विहार कहा जाता है। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा, जैन तथा बौद्ध द्वारा बनाए गए शरण स्थल को विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार। ओके, यानी शरण स्थल को विहार कहा जाता है। ऑप्शन यानी क्वेश्चन 3 की ओर बढ़े। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, गुरु के समीप बैठना होता है, या ऑप्शन बी, आर्थिक परिपक्वता होता है, ऑप्शन सी, सामाजिक चिंतन प्रक्रिया होता है, या ऑप्शन डी, ए तथा दोनों होता है। तो जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? ओके, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य है ऑप्शन ए, सदा तथा सरल जीवन बिताना, या फिर ऑप्शन बी, जंगलों में रहकर साधना करना, ऑप्शन सी, वेदों का अध्ययन करना, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा वानप्रस्थ। ओके, वान कहने का तात्पर्य वन से रिलेटेड है, तो वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगलों में रह करके साधना करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जरथुस्त्र कौन थे? ओके, यानी कि जरथुस्त्र कौन थे? ऑप्शन ए, चिकित्सक थे, ऑप्शन बी, इतिहासकार थे, ऑप्शन सी, ईरानी पैगंबर थे, ऑप्शन डी, ईरानी व्यापार थे। तो ये कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन सी, ईरानी पैगंबर थे। कौन थे? ईरानी पैगंबर थे जरथुस्त्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जरथुस्त्र के अनुयायी निम्न में से किसके पूर्वज माने जाते हैं? ओके, ऑप्शन ए, ईसाइयों के माने जाते हैं, ऑप्शन बी, यहूदियों के माने जाते हैं, या ऑप्शन सी, तुर्कियों के, या ऑप्शन डी, पारसियों के, यानी कि पारसियों के माने जाते हैं। तो यदि हम जरथुस्त्र के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पारसियों के अनुयायी के मतलब पूर्वज माने जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई? ये तो आप जान रहे हैं भली भांति। ऑप्शन ए, मगध की, ऑप्शन बी, अवध की, ऑप्शन सी, अंग की, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किनकी स्थापना की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चंद्रगुप्त मौर्य जी से ही है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित थे, क्या सम्मिलित थे? ऑप्शन ए, कंधार सम्मिलित है, ऑप्शन बी, गुजरात, ऑप्शन सी, कश्मीर, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्योंकि जैसा कि आप नाम पढ़ के ही जान गए होंगे कि ऑप्शन क्या होगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सम्मिलित की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी था ना चंद्रगुप्त मौर्य जी के साम्राज्य में, कंधार, गुजरात, कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ओके, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ऑप्शन ए, बिंदुसार थे, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन बी, अशोक थे, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं थे। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? अशोक। ओके, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। कौन थे? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कनिष्क शासक यानी कि कनिष्क शासक शासन का राजा था, कौन था? ऑप्शन ए, मौर्य शासन का, या ऑप्शन बी, गांधार शासन का, ऑप्शन सी, कुषाण शासन का, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको देख करके ही बताना है कि कनिष्क शासन का राजा कौन था। तो कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुषाण शासन था। ठीक है, तो कनिष्क शासन का राजा कुषाण शासन का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह ने की थी, ऑप्शन बी, मतलब आशफ जाह ने की थी, ऑप्शन सी, मुर्शिद कुली खान ने की थी, ऑप्शन डी, नवाब इब्राहिम ने की थी। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि अशरफ जाह जी ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है,
कि मुर्शिद कुली खां कहाँ के शासक थे। ओके, यानी कि मुर्शिद कुली खां की बात करें तो वो कहाँ के शासक थे, गुजरात के थे या फिर गोलकुंडा के थे, कश्मीर के थे या फिर बंगाल के थे। तो सही जवाब हो जाएगा जो मुर्शिद कुली खां थे वो थे बंगाल के। ओके, कहाँ के थे, बंगाल के शासक थे। उसके बाद पूछता है आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सआदत खां कब अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ था। ऑप्शन ए 1721 ईस्वी में यानी 1721 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1722 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1723 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1712 ईस्वी में। तो आपको जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सआदत खां जो थे वो थे ऑप्शन यानी 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त हुए थे। ओके, 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार नियुक्त हुए थे। अब आ जाइए खालसा पंथ के बारे में। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए गुरु तेज बहादुर ने की थी, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी ने की थी या ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी या ऑप्शन डी गुरु अंगद देव जी ने की थी। तो यहाँ पर देखिए जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी। ओके, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1709 ईस्वी में हुई, ऑप्शन बी 1711 ईस्वी में हुई, ऑप्शन सी 1718 ईस्वी में हुई या ऑप्शन डी 1708 ईस्वी में हुई। गुरु गोविंद सिंह जी का पूछा जा रहा है ना, तो ये आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है दल खालसा में कौन कौन सी सिख सेनाएं सम्मिलित थी वो बताना। ऑप्शन ए जत्थो थी, ऑप्शन बी मिसलो थी, ऑप्शन सी दोनों थी, ए तथा बी दोनों या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं थी, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दल खालसा से। ओके, कि दल खालसा में कौन कौन से सिख सेनाएं सम्मिलित थी, तो वो हो जाएगा आपका दोनों, यानी कि जत्थो भी थी और मिसलो भी थी। तो इट मीन्स जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी, कुतुबुद्दीन ने की थी या बाजीराव ने की थी। आप ऑप्शन देख करके समझ गए होंगे कि मराठा राज्य की स्थापना किन्होंने की थी। ऑप्शन ए शिवाजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संस्कृति के वह सभी पक्ष जो मानव की अगली पीढ़ी को उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं क्या कहा जाता है। ओके, यानी उनको क्या कहा जाता है। ए सांस्कृतिक चलन कहा जाता है, बी सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है, सी हस्तांतरण कहेंगे या फिर डी उपरोक्त सभी कहेंगे। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि संस्कृति के वो सभी पक्ष। ओके, संस्कृति के वो सभी पक्ष जो मानव की अगली पीढ़ी को उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं उन्हें हम संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। ओके, क्योंकि सांस्कृतिक से रिलेटेड है ना, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को पीढ़ी पे हस्तांतरित किया जा रहा है ना, तो इसलिए सांस्कृतिक ये विरासत होंगी। ओके, भारतीय संस्कृति का स्वरूप है क्या है वो आपको बताना है। पृथकता है या फिर यानी पृथकता है, बी एकल धर्म प्रभावी है, सी धर्मनिरपेक्षता है या डी धर्म विहीनता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका जो भारतीय संस्कृति की स्वरूप है वो है आपका धर्मनिरपेक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्षता, न कि एकल धर्म प्रभावी, न पृथकता अलग थलग करना और यह न ही धर्म विहीनता। तो ये जो सही जवाब होगा वो धर्मनिरपेक्षता की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाइए, पूछता आपसे कि भारतीय संस्कृति है क्या है वो। आध्यात्मिकता यानी कि आध्यात्मिकवादी है या फिर सापेक्षवादी है या फिर भौतिकवादी है या फिर दोनों है, ए और सी दोनों है ना, यानी कि आध्यात्मिकवादी है और भौतिकतावादी है। ये ऑप्शन नंबर डी का आपका बोल रहा है। तो आप बताएंगे सोचेंगे कि भारतीय संस्कृति जो है वो क्या है, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ए और सी दोनों यानी कि आध्यात्मिकतावादी है और भौतिकता यानी कि भौतिकवादी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वराहमिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता का संबंध है, तो वो बताना है कि किनसे ये संबंध है। ऑप्शन ए नक्षत्र विज्ञान से, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन सी रासायनिक तथा चिकित्सा विज्ञान से या ऑप्शन डी वैदिक विज्ञान से। तो वो बताना है किनसे संबंधित है। तो वराहमिहिर द्वारा रचित जो बृहत संहिता था वो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र विज्ञान से। ओके, यानी कि वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता संबंध था नक्षत्र विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि आर्यभट्टीय ये ग्रंथ किसका है। ओके, ऑप्शन है आर्य द्वारा रचित ग्रंथ है या फिर ब्रह्मगुप्त के द्वारा है या फिर आर्यभट्ट के द्वारा या प्रयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो ऑप्शन सही की और हम लोग बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। ओके, यानी कि आर्यभट्टीय ग्रंथ आर्यभट्ट का है। ओके, शून्य के आविष्कार, हम लोग शून्य की बात करें तो शून्य के आविष्कारक निम्न में से
कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट का है, यानी कि ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी वराहमिहिर या ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों का। तो यदि शून्य के आविष्कार की बात करें तो आप सब जान रहे हैं कि वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीज गणित की खोज किसने की है। ओके, बीज गणित की बात कर रहे हैं कि इनकी खोज किसने की है। ऑप्शन ए श्रीधराचार्य ने की थी, या ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त ने की थी, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों ने की थी, या ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने की थी। तो सही जवाब की ओर बढ़े तो वो किसने की थी? बीज गणित की खोज ऑप्शन डी आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये कहता है आपसे कि चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता ग्रंथों का विषय है। ऑप्शन ए औषध विज्ञान, ऑप्शन बी गणितीय तथा ज्यामिति, ऑप्शन सी भू तथा कृषि विज्ञान, या ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन की देखते हुए कि यहाँ पर चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता ग्रंथों की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ओके, यानी कि औषध विज्ञान सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है कि शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीज उल्लाह, ओके, संबंध था, यानी किनसे इनका संबंध था? शेख अब्दुल्ला और शेख अजीज उल्लाह का। ऑप्शन ए यानी कि बात करें तो कुरान यानी कि कुरान की शिक्षा से था, या ऑप्शन बी वेदों तथा ग्रंथों के अनुवाद से था, ऑप्शन सी प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन डी तार्किक विज्ञान। तो आप पढ़ करके ही समझ गए होंगे कि किनसे था। वो था आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी तार्किक विज्ञान से था। ओके, कि तार्किक विज्ञान से शेख अब्दुल्ला और शेख अजीज उल्लाह का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लीलावती ग्रंथ, ओके, यहाँ ग्रंथों की अभी बात चल रही है ना, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम इसमें देख रहे हैं। लीलावती ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए शल्य चिकित्सा, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी औषध विज्ञान। तो यहाँ बात करें हम लीला ग्रंथ का, ओके, लीलावती ग्रंथ की बात करें तो लीलावती ग्रंथ जो जिनसे वो संबंधित है यानी किस विषय से संबंधित है तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी गणित से संबंधित है। किन से संबंधित है? गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फिर से गणित पे है। गणित विषय के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध ग्रंथ गणित सार किसकी रचना है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट का है, ऑप्शन बी गणेश देवज्ञ का है, या ऑप्शन सी लीलाधर का है, ऑप्शन डी श्रीधर का है। तो जो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीधर जी का है। ओके, श्रीधर जी का गणित विषय के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध ग्रंथ यानी कि गणित सार की रचना है। किनकी रचना है? श्रीधर जी की रचना है गणित सार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भास्कराचार्य का निम्न में से कौन सा ग्रंथ है वो बताना है। ओके, ऑप्शन ए बुद्धि विलासिनी है, ऑप्शन बी नीलकंठ है, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है वो बताना है। तो जो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन, तो भास्कराचार्य का निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है? इनमें से लीलावती ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? लीलावती भास्कराचार्य जी का ग्रंथ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उता उल्लाह, ओके, अता उल्लाह शरीदी यानी कि रशीदी, यहाँ पर बात करें सॉरी, अता उल्लाह रशीदी ने बीज गणित का अनुवाद किसके शासन काल में किया था वो आपको बताना है। क्या उन्होंने अकबर शासन काल में किया था, शाहजहां में, या फिर आदिल शाह द्वितीय में, या फिर अकबर द्वितीय में? तो अता उल्लाह रशीदी ने जो बीज गणित का अनुवाद किया था वो किया था किनके टाइम पे? वो किया था ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के टाइम पे। ओके, यानी कि शाहजहां के शासन काल में उन्होंने किन्होंने अता उल्लाह रशीदी ने बीज गणित का अनुवाद शाहजहां के काल में यानी कि उनके शासन काल में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करें तो बादशाह जहांगीर द्वारा किए गए जनन प्रक्रिया तथा संकरण संबंधित प्रयोगों के विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलते हैं? ऑप्शन ए तुजुक ए जहांगीर यानी गिरी, या फिर ऑप्शन बी आईना ए हिंद, ऑप्शन सी तारीख ए फिरिसा यानी कि फिरिसा, और ऑप्शन डी तस्कीरा ए हिंद। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा होगा जो बादशाह जहांगीर द्वारा किए गए जनन प्रक्रिया में तथा संकरण संबंधों प्रयोगों में विवरणों में सारा विवरण किस पुस्तिका में मिलते हैं। तो वो जो इनके द्वारा पुस्तिका लाई गई थी वो थी ऑप्शन ए तुजुक ए जहांगीरी। ओके, तुजुक ए जहांगीरी में इन्होंने वही पुस्तक में इन्होंने सारा का सारा विवरण उनका मिलता है। ओके, किस चीज़ का विवरण मिलता है? तो वो मिलता है आपका जनन प्रक्रिया के बारे में, ओके, और संकरण के बारे में संबंधित सभी प्रयोगों के बारे में उनको तुजुक ए जहांगीर में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें तो तोप के गोले बनाने का वर्णन किस किताब में मिलता है? ओके, यानी तोप के गोले की बात की जाए जा रही, क्या वो मार्का ए हिंद में मिलता है, क्या वो तुजुक ए बाबरी में मिलता है, क्या वो तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है, या उपयुक्त में से किन्हीं में नहीं मिलता है, वो आपको बताना है। तो जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुजुक ए बाबरी में हमें तोप के गोले बनाने का वर्णन मिलता है उस किताब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आता है तिब्बत ए फिरोज शाही के बारे में। ओके, यानी कि तिब्बत ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक के यानी कि ने लिखा था। इस ग्रंथ का विषय था धर्म या शासन व्यवस्था या कर व्यवस्था या फिर औषध विज्ञान। वो बताना है कि तिब्बत ए फिरोज शाही नामक जो ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया था, उस ग्रंथ का जो मेन मुख्य जो विषय था वो क्या था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर डी, औषधि विज्ञान। उन्होंने औषधि विज्ञान पर लिखा था। नेक्स्ट बाण भट्ट के बारे में है कि बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ जो हर्ष रचित में किस राजा का जीवन लिखा, मतलब उन्होंने लिखा है राजा समुद्रगुप्त के बारे में, राजा चंद्रगुप्त के बारे में, राजा हर्षवर्धन या राजा अकबर के बारे में। तो जो बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में जिस राजा के जीवन का उल्लेखन किया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा हर्षवर्धन। ओके, उन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में उन्होंने हर्ष रचित अपने ग्रंथ में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र रहा क्या रहा? ओके, तो वहाँ का ऑप्शन ए पूर्वी भारत क्षेत्र था, उत्तरी भारत क्षेत्र था, पश्चिमी भारत क्षेत्र था या फिर बंगाल क्षेत्र था। तो वो कौन सा क्षेत्र था जो हर्षवर्धन के शासन क्षेत्र रहा? हर्षवर्धन जिस समय थे ना, तो उनका इनमें से कौन सा क्षेत्र रहा था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी जो भारत क्षेत्र है वो सभी हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि चाहमानो का सबसे प्रसिद्ध शासक है क्या है? ऑप्शन ए तोमर है, ऑप्शन बी पृथ्वीराज है, ऑप्शन सी अंगपाल है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो वो बताना है। ओके, तो चाहमानो का सबसे प्रसिद्ध शासक ऑप्शन बी पृथ्वीराज था। कौन था? पृथ्वीराज शासक था। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को किस सन में पराजित किया गया था? ऑब्वियसली आप सब ये जान रहे हैं कि कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1991 में ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1214 में, ऑप्शन डी 1193 ईस्वी में। तो जो किया गया था मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को जिस सन में पराजित किया गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी में। ओके, तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को इस सन में पराजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ये भी जस्ट अभी पृथ्वीराज चौहान का चल रहा है तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। कौन से सन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस को चलिए यहाँ रिपीटेड मतलब अच्छे से क्लियरली पूरा बेसिक लेवल का बता रहा है अच्छे से। तो पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के बीच बताइए कि द्वितीय यानी कि दूसरी जो युद्ध कब हुआ था वो बताना। ऑप्शन ए 1191 में, ऑप्शन बी 1192 में, ऑप्शन सी 1214 या ऑप्शन डी 1193 में। अब ये युद्ध का बात हो रहा है। ओके, उस वक्त हराने के पराजित की गई थी और ये युद्ध कब किया गया था वो पूछ रहा है। तो युद्ध जब हुआ गया था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के बीच द्वितीय युद्ध हुआ था। ओके, और नेक्स्ट पढ़ते हैं चौल मंदिरों के बारे में। ओके, कि चौल मंदिरों की निम्न में से एक विशेषता है क्या है? केवल पूजा आराधना का केंद्र है वो, या ऑप्शन बी केवल देवियों हेतु उपासना केंद्र है, या ऑप्शन सी केवल पूरी हितों का ही प्रवेश है, या ऑप्शन डी शिल्प उत्पादक केंद्र है। तो ये बताना है कि चोल मंदिरों का निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो वो है ऑप्शन डी शिल्प उत्पादक केंद्र। ओके, इसकी मुख्य विशेषता है किसकी? चौल मंदिर की। अब पूछता है चौल मंदिरों में प्रतिमाएं होती है, किनकी प्रतिमाएं होती है? क्या वहाँ पर स्वर्ण की प्रतिमाएं होती है, चांदी की प्रतिमाएं होती है, कांस्य की प्रतिमाएं होती है, उपयुक्त सभी। तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोल साम्राज्य में यानी कि चोल मंदिरों की बात करें हम, चोल मंदिरों में तो जो प्रतिमाएं होती थी तो वो किस चीज़ की होती थी? ओके, यानी कि क्या चीज़ की होती थी? तो वो होती थी आपकी ऑप्शन सी कांस्य की होती थी। किस चीज़ की होती थी? कांस्य की होती थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चोल शासन के सबसे शक्तिशाली शासक बताना आपको। ऑप्शन ए राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राज प्रथम यानी कि ऑप्शन डी राजराज द्वितीय। राजराज प्रथम और राजराज द्वितीय दोनों का इनमें आपको उल्लेख किया गया, और राजेंद्र द्वितीय और राजेंद्र प्रथम, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों का आपको बताया गया है। तो इनमें जो चोल शासन के सबसे शक्तिशाली शासक का बात की जाए जा रही ना, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी था, राजराज प्रथम था। ओके, ये सबसे शक्तिशाली शासक था चोल शासन के समय में। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में किसानों की बस्ती
बस्तियाँ जो वो उन्हें क्या कहा जाता था? किसानों की बस्तियों की बात की जा रही है तो उन्हें क्या कहता था? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए की बात करें तो क्या उन्हें कृषक कुटुंब कहा जाता था? ओके, ऑप्शन बी ऊर कहा जाता था, ऑप्शन सी शालाभोग कहा जाता था, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाता था। तो चोल साम्राज्य के किसानों की बस्तियों को ऑप्शन बी ऊर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊर कहा जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चोल शासन में ब्राह्मणों का उपहार, ओके, में दी गई जो भी भूमि उपहार में दी जाती थी उनको क्या कहा जाता था? क्या उनको ऑप्शन ए देवदान कहा जाता था, ऑप्शन बी वेलन, यानी कि ऑप्शन बी की बात तो वैल्य नव गाय कहा जाता था, या फिर नाडू कहा जाता था, या फिर ब्रह्मदेव कहा जाता था, वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बोला जाता था ऑप्शन डी, ब्रह्मदेय। ओके, ब्रह्मदेय। तो जो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी जाती थी उन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था। ओके, क्योंकि ब्राह्मण को दी जाए जरिए इन्हें याद करने का है कि ब्राह्मण से ब्रह्मदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चोल अभिलेखों के बारे में देखिए आ गया कि चोल अभिलेखों में मुख्यतः कौन सी ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? ओके, यहाँ ग्राम सभाओं का मतलब उल्लेख के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए उर ग्राम सभा, ऑप्शन बी है नगरम, या फिर ऑप्शन सी महासभा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से उपरोक्त सभी। ओके, यानी कि इन चोल अभिलेखों में मुख्यतः सभी जितने भी यहाँ पर उपरोक्त सभी दी गई सभी ग्राम मतलब सभाओं का उल्लेख हमें देखने को प्राप्त मिलता है। आगे आ जाइए कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कार्यकारिणी समिति जिसको वारियम कहा जाता था किस शासन से संबंधित है? क्या वो चाह मानो शासन से संबंधित है? क्या वो चौल शासन से संबंधित है? क्या वो मुगल शासन से संबंधित है? क्या वो सल्तनत यानी कि सल्तनत काल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, वो है चोल शासन से संबंधित था। कौन? एक कार्यकारिणी समिति जिसको वारियम कहा जाता था, वो चोल शासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि रजिया सुल्तान यानी कि रजिया सुल्ताना को सिंहासन पर कब बैठी थी? ओके, रजिया सुल्ताना के बारे में जानते हैं, वो सिंहासन पर बैठी कब थी? तो ऑप्शन ए 1198 में, ऑप्शन बी 1236 में, ऑप्शन सी 1213 में, या ऑप्शन डी 1156 में। तो सही उत्तर की बात करें तो रजिया सुल्ताना जब सिंहासन पर बैठी थी तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि 1236 ईस्वी में रजिया सुल्ताना अपने सिंहासन पर बैठी थी। उस स्थान को क्या कहा गया है ना, उस स्थान को क्या कहा गया जहाँ किलेबंद यानी कि जहाँ किलेबंद बासों में सैनिक रहते थे? तो किलेबंद बासों में सैनिक रहते थे, क्या उन्हें किला मुअल्ला कहा जाता था? क्या उन्हें दारुल फौज कहा जाता था? क्या उन्हें बैतुल किला कहा जाता था, या क्या उन्हें गैरीसन कहा जाता था? तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें कहा जाता था ऑप्शन डी गैरीसन। क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी गैरीसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें तो बंदगा किसे कहते हैं? है ना, बंदगा आप नाम सुनते हैं तो बंदगा किसे कहा जाता है? क्या ऑप्शन ए बंदगी करने वाले सैनिकों को कहा जाता है, ऑप्शन बी मुस्लिम सैनिकों को कहा जाता है, ऑप्शन सी विशेष गुलामों को, या ऑप्शन डी महिला गुलामों को? तो यदि हम बंदगा यानी कि बंदगा से बात करें तो बंदगा जो कहा जाता था वो कहा जाता था विशेष गुलामों को। किनको कहा जाता था? विशेष गुलामों को बंदगा कहा जाता था। नेक्स्ट आ जाइए मुगलों से। ओके, मंगोलों से मंगोलों ने किसके नेतृत्व में उत्तरी पूर्वी ईरान पर हमला किया था? किन्होंने? मंगोलों ने जो हमला किया था वो उत्तरी पूर्वी ईरान पर मतलब किसके नेतृत्व में किया था? चंगेर खां के नेतृत्व में किया था, या सरदार खां का, या खलीजा, या फिर बेहराम खां का? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंगेर खान। ओके, चंगेर खां के नेतृत्व में मुगलों ने उत्तरी पूर्वी ईरान पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए तुगलक वंश से है। देखिए अब तुगलक वंश के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर किसका शासन रहा? ओके, अब यहाँ तुगलक वंश की बात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी बोलता है कि दिल्ली और आगरा पर किसका शासन रहा था? तो वो ऑप्शन नंबर ए सैयद वंश का था, सूरी वंश का था, लोधी वंश का था, या ए और सी दोनों? ओके, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा आपका लोधी वंश। ओके, सही जवाब हो जाएगा इसका लोधी वंश, यानी कि तुगलक वंश के पश्चात यानी उनके बाद यदि दिल्ली और तथा आगरा पे बात करें कि किसका शासन था तो वो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जाता है? लोधी वंश। ओके, लोधी वंश का शासन रहा। चलिए फ्रेंड्स, हमने अब तक ये 50 क्वेश्चंस इनमें इस क्वेश्चंस में देखे। साथ ही ये सभी इतिहास से जुड़े एनसीईआरटी बेसिक लेवल का है जो कि सीटेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि आपको इनका बेसिक लेवल पता रहेगा तो फिर आने वाले समय के लिए उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आगे इसी तरीके से निरंतर कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम हाफ लगभग कर चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बेसिक लेवल का पता रहेगा तो हमें नहीं लगता इतिहास में सामाजिक अध्ययन में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी। नेक्स्ट में हम और भी सब्जेक्ट्स देखेंगे जो कि भूगोल का भी है वो भी देख रहे हैं, साथ ही साथ और भी देख रहे हैं। इतिहास के यहाँ तक के क्रम को हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया हम लोग, अब वंशज में आ चुके हैं। तुगलक वंश है ना, लोधी वंश, हर वंश के बारे में इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।